मोकल की जब हत्या होती है ना जीलवाड़ा के अंदर, तब कुंभा वहीं कैंप के अंदर ही था। तो कुंभा किसका बेटा है? मोकल। तो वहां जीलवाड़ा में मोकल को मार दिया गया। मोकल को मारने के बाद में कुंभा के साथ वाले जो थे ना, उन्होंने कुंभा कहा तू चित्तौड़गढ़ चला जा, यहां मत रुक, यहां हम बाद में देखेंगे मामला क्या है। वरना चाचा मेरा और महपा पवार की प्लानिंग ये थी कि मोकल को तो मार दिया, अब और किसको मार दिया जाए? कुंभा वहां से चित्तौड़ जाता है, चित्तौड़ अपनी दादी के पास जाता है। कौन है कुंभा की दादी? हंसाबाई बेटा था। हंसाबाई के पास जाता है, हंसाबाई को जाके बताया तो दादी जी ये बात हुई, पापा को तो मार दिया। किसने? कि चाचा मेरा और महपा पवार। कहां भाग गए? कि मालवा। कहां भाग गए? हाँ, खेतों के अंदर से होते हुए मालवा की तरफ भाग गए थे वो। हंसाबाई को बेचारी को डर लगा कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया तो इस बात की क्या गारंटी कि पोते को नहीं मार देंगे, इसको भी तो मार सकते हैं। मुझे फिर लगा कि मेरे पोते कौन बचा सकता है। मुझे फिर अपना भाई याद आया। भाई का नाम क्या था? उसने फिर एक बार रणमल को मैसेज किया कि भैया प्लीज एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। रणमल आया, उसने आगे पूछा भाई क्या बात हुई, और उसको पता चला कि मोकल को मार दिया। किस किसने मार दिया? कि चाचा मेरा और महपा। चाचा मेरा और महपा। कहां भाग गए? कि मालवा भाग। उन दिनों मालवा का राजा हुआ करता महमूद खिलजी। कौन राजा था? रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया कि महमूद खिलजी, हमारे 3 दुश्मन हमारे राजा को मारने के बाद तुम्हारी बाउंड्री में घूम रहे हैं, उनको सौंपा जाए। महमूद खिलजी को लगा यार मेवाड़ वाले शक्तिशाली है, अपने को परेशान करते रहते हैं। हम पढ़ते हैं अमित शाह को हरा दिया था छेत्र सिंह ने जाके, अपने क्यों हेल्प करें इनकी? इनके दुश्मन अपने दोस्त, दुश्मन का दुश्मन। तो उसने कहा नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं है। तो रणमल ने कहा ढूंढ तो मैं लूंगा, और मैं ढूंढ के मारूंगा, फिर तेरे को मारूंगा मैं। तो महमूद खिलजी ने कहा जो होगा देखा जाएगा, हमारी बाउंड्री में तो कोई नहीं। रणमल ढूंढता, चाचा और मेरा को दोनों को मार देता। महपा पवार आगे की तरफ भाग गया था, वो हाथ में था, बाकी चाचा मेरा दोनों किसके द्वारा मार दिए गए थे? रणमल। कुल मिला के कुंभा रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला ले लेता। हमें क्या पता ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी, वही कोई ना कोई सोर्स है जिससे अपने को पता चलेगा। और अपने को उदयपुर से एक अभिलेख मिला, पदराड़ा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? और पदराड़ा अभिलेख में ये बात लिखी हुई है। इंटरेस्टिंग ये है कि पदराड़ा अभिलेख की जो डेट है वो 1433 है। क्या है इसका मतलब? जिस साल कुंभा राजा बना उसी साल मार दिए। राजा बनते उसने पहला काम यही किया कि सबसे पहले तो जो बापू को मार के गए थे उनको ठिकाने लगाए जाना चाहिए। रणमल कहाँ का था? मारवाड़। कहाँ का था? मारवाड़। मारवाड़ में कौन सी डायनेस्टी थी? राठौर। कौन सी थी? तो रणमल जब मारवाड़ से वहां गया तो अकेला तो जाएगा नहीं, वही अपनी छोटी मोटी टुकड़ी तो साथ में लेके जाएगा, भाई बेटे बंधु चाचा भतीजा तो उसके साथ भी जाएंगे। तो अब वहां मेवाड़ में 2 गुट बन गए। एक गुट है मारवाड़ से जो लोग आए उनका, मतलब राठौड़ों का। एक वो जो खुद है उनका, तो वो कौन थे? सिसोदिया। तो अब 2 गुट बन गए। कौन कौन से? सिसोदियों का जो नेता था उसका नाम था राघव देव। क्या नाम था? ये चुंडा का भाई है। किसका भाई है? चुंडा जो मालवा चला गया था उसका जो छोटा भाई था उसका नाम क्या था? राघव देव। तो अब वो चुंडा को जो भी अधिकार मिले थे, अधिकार किसके पास? एक प्रकार से राघव देव। और चुंडा कहां चला गया था? मालवा। तो अब सिसोदियों का नेता तो कौन बना हुआ है? राघव देव। सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर था, सलूम्बर वालों में राघव देव, तो ये सिसोदियों का नेता बना हुआ है। और राठौड़ों का नेता कौन बना हुआ है? रणमल। कौन बना हुआ है? रणमल। अब प्रभाव किसका बढ़ रहा है? तो इनको तो बुरा लगेगा ना, ये लगता है तो धरती हमारी, तुम्हें जो हेल्प के लिए बुलाया था। तो राघव देव ने एक दिन रणमल से पूछ लिया, आती थी तुम कब जाओगे? आए थे यार, हेल्प करने आए थे, ठीक है थैंक यू यार, तुम्हारा वापस जाना चाहिए। पर रणमल को लगा कि अच्छा राघव देव फालतू की पंचायती कर रहा है, तू भेजेगा मुझे, तू बताएगा कब जाना है और कब नहीं जाना। और रणमल ने अपने साथ वाले जो भाई बंधु थे उनको कैसे, राघव देव को देखो रे थोड़ा साइड में ले जाके, और रणमल के साथ वाले राघव देव को मार दिया। तो रणमल किसको मरवा देता है? राघव देव किसका नेता था? सिसोदियों का नेता। अब इतने दिन तक तो फिर भी रणमल को कोई रोकने टोकने वाला था, अब तो रणमल को कोई रोकने टोकने वाला ही, अब तो जो कुछ पावर है वो कौन है? रणमल ही है। पर बंदा कहीं ना कहीं गलती कर ही जाता है। वहां मेवाड़ में रणमल की गर्लफ्रेंड थी बारमली। क्या नाम था? है जी। रणमल ने बारमली को कहा कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली कहा कि तू जल्दी मेवाड़ की रानी बनेगी। बारमली ने कहा कैसे? आप तो मारवाड़ के राजा होना, तो मैं तो मारवाड़ की रानी बनूंगी। कहना ना ना, मैं कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करूंगा, और मेवाड़ पे कब्जा करूंगा तो फिर मेवाड़ भी मेरा, मारवाड़ भी मेरा, तेरे को क्या बना देंगे? रानी बनाएंगे। तो उसने कहा पर कुंभा की हेल्प के लिए आपको बुलाया हुआ था, कुंभा तो आपकी बहन का पोता है। रणमल ने कहा चौप, जितना कहा उतना सुन, फालतू की पंचायती। बारमली को बात बड़ी बुरी लगी। बारमली को लगा कि अरे यार, भले मैं रणमल से कितना भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा देश मेवाड़ है और मेरे देश के राजा के साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया जा सकता। और अगले दिन बारमली गई हंसाबाई के पास। उसने हंसाबाई को जाकर कहा कि मुझे पता है आप मेरी बात पे विश्वास तो नहीं करोगे, पर आपका भाई जो है वो आपके पोते को मार सकता है।
हंसाबाई ने कहा क्या फालतू की बकवास करती है, तुझे ये सब कैसे बता? उसने कहा पता तो मुझे ही होगा और तो किसको होगा। अच्छा, ये बात हंसाबाई भी जानती थी कि भाई है तो बदमाश आदमी, कांड कर तो सकता है, पर दिक्कत वही है कि हंसाबाई यदि चला के अब रणमल को कहे कि प्लीज तुम ऐसा मत करना, तो क्या पता रणमल के दिमाग में 6 महीने बाद किए वो कल ही कर जाए। ये वो गांव में पागल आदमी की बात है जी, कि गांव में एक पागल आदमी था, आते जाते महिलाओं के जो पानी के मटके होते गिरवा दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां छीन के भाग जाता, छोटे बच्चों को पीट दिया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला का है पागल आदमी बाकी सब ठीक है, तू कभी किसी दिन गांव की आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। आपने ठीक याद दिलाया, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी किया जा सकता है मतलब। तो वो राजस्थानी में कहते हैं काला काला गांव मत बालजे कि भलो चेतायो, कालो मतलब पागल, कि काला काला गांव मत बालजे, हे पागल आदमी गांव को जला मत देना, तो भलो चेतायो, ये ठीक याद दिलाया, ये वाला काम भी मैं कर सकता हूँ। तो हंसाबाई को लगा अब क्या किया जाए, तो हंसाबाई को चुंडा जी याद आए। कौन याद है? जो चुंडा हंसाबाई से नाराज होकर कहां चला गया था, और हंसाबाई ने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर कबाड़े, और चुंडा जी को उधर मैसेज किया गया सीबी क्या नाराजगी है, किनके घर में लड़ाइयां नहीं होती, दो बर्तन होते हैं वहां खड़कते ही हैं आपस में, आप चले गए, लोग मेरे को कहते हैं सोतेली माँ थी इसलिए बेटे को घर से निकाल दिया, चुंडा जी वापस आना चाहिए, मेवाड़ को आपकी आवश्यकता है। चुंडा जी भी उधर नरेगा में जॉब करके परेशानी हो चुके थे, क्या कर रहे मालवा में बैठे थे। चुंडा जी ने कहा मैं आ रहा हूँ। चुंडा जी अगले दिन नीचे तोड़ आए, आगे पूछा क्या बात हुई, पूरी बात चुंडा जी को समझाई गई कि आप गए थे, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, तब तक बातें ठीक थी, फिर रणमल चला गया, फिर मोकल को चाचा मेरा और मपा कुंवर ने मार दिया, हमने रणमल को फिर बुलाया, इसने चाचा मेरा को मार दिया, पर इसने राघव देव को भी मार दिया, और अब किसको मार सकता है? कुंभा को मार सकता है। तो अपने को अब क्या करना है? चुंडा जी ने पूछा कि अपने रणमल को मारना है, दुश्मन अपने को मारे उससे पहले दुश्मन को मार दिया जाए। पर दिक्कत ये थी रणमल डाकी टाइप का आदमी था, 6.5 फीट की हाइट थी, 1.5 क्विंटल के आसपास वजन था, और यूं एक बार तो टाबर देख ले तो कायदा पड़ गया। हाउ था, हाउ, हाउ जानते हो? हाउ, हाउ जानते हो? तू हाउ नहीं जानती? बचपन में तेरे कैसे डराया? हाउ से नहीं डराया तेरे घर वालों नहीं कहा बाहर मत जाना हाउ आ जाएगा, हाउ नहीं कहा? फिर तो क्या मतलब, फिर कैसे डराती मम्मी तेरे को? है रात्रि डाकन आ जाए ऐसे नहीं कहा तेरे को, डाकन उठा के ले जाएगी, बाबा जी तेरे को झोली में डाल के ले जाएंगे, कहा था ऐसे? उसमें हाउ भी होता है, हाउ हमने देखा, हमने भी नहीं, पर हम इतना डरे उस हाउ से। बीच में जब कोरोना लगा हुआ था ना, तो यूं जैसे कोरोना हटा तो बैठे बैठे परेशान हो रखे थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त हमने कहा हम पेरिस घूम के आएंगे, तो हमने वीजा लगाया, फ्रेंच एम्बेसी फ्रांस का वीजा लगाया, भाई हमें पेरिस घूमना है। तो फ्रांस वालों ने कहा कि पहले हम तुम्हारी शक्लें देखेंगे, यदि शक्लें ढंकी है तो हमारे देश में आने देंगे, वरना आने नहीं थे। तो उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया कि शक्ल दिखा के जाओ, तो हम दिल्ली उनको शक्ल दिखाने के लिए, उनको पसंद नहीं है, उन्होंने निकाल दिया था, हमें नहीं बुलाया अपने देश, पर शक्ल दिखाने गए तब एक लंबी लाइन लगी हुई थी, खूब सारे लोगों ने वीजा लगा रखा, जिसको मर्जी आएगी उसको वीजा देंगे। तो उस लाइन में मैं खड़ा था, मेरे से 5-7 आगे एक महिला खड़े थे, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, बच्चा शरारती था, चंचल था, कभी इधर भाग जाए कभी इधर भाग जाए, और वो उसको बार बार पकड़ के उसको नो मॉन्स्टर इज कमिंग, मॉन्स्टर इज कमिंग, और बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़े, बच्चा फिर भाग जाए वापस के मॉन्स्टर इज कमिंग। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि इन महिला को जाके कहो कि मॉन्स्टर से बच्चा नहीं डरेगा, एक बार मेरे को कहो। मेरे वैसे दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, इसको एक बार जाकर देना हाउ आ जाएगा, हाउ, ये भाई साहब हिलेगा नहीं, यहाँ का यहाँ खड़ा रहेगा एकदम। तो हाउ बहुत बड़ी चीज होती है, तू हाउ को नहीं जानती? हाँ, हाउ हाउ लगता है भाई साहब। तो वैसे रणमली डाकी टाइप का आदमी था जी। तो चुंडा जी ने सोचा कि रणमल ऐसे तो मरेगा नहीं, तो उन्होंने फिर बारमली को कहा कि बारमली तेरे को आज शाम को जब रणमल आए तो थोड़ा नशा वसा करवा के बेहोश कर देना, बेहोशी की हालत में मार देंगे। बारमली ने कहा वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर देश के लिए दिल पर पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी मैं। उस दिन शाम को जब रणमल जी आए तो रणमल जी बाहर से एक आधा पेग लगा के आए होंगे, कोई बारमली को आते कहा बारमली खाना लगा दो, बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, आज तो बरसात भी हो रखी है, एक आधा पेग और लगा लिया जाए, मेरे साथ भी कभी पी लिया करो। रणमल जी का इतनी रोमांटिक तो पहले कभी नहीं थी। खोल आज बोतल खोल, एक आधी बोतल में डाकी की क्या असर होता, तो 2-2.5 बोतल में जाके असरवा दो, 4 पाई पे लेट गए। कहते रणमल जी इतने लंबे थे कि 4 पाई से उनके पैर नीचे लटकते थे, पूरा बंदा 4 पाई पे आता नहीं था। तो वो जैसे बेहोश हुए तो बारमली ने आसपास जो खड़े थे बाकी मेवाड़ वाले उनको कहा कि भाई बंदा बेहोश हो गया, उनको फिर भी डर लगे।
कि यदि ये होश में आ गया तो पिया हुआ तो मारेगा आपने। तो पहले उसको पास में जाकर रस्सियों से बांधा, उसको चारपाई पे रस्सियों से बांधा। बांधने के बाद एक आदमी चाकू लेके बैठा, छाती छाती पे दिए जो मार दिया। कहते रणमल जी में इतना जोर था कि जब उनके जैसे सीने पर मारने लगे तो उनको होश आ गया और दारू वारू उठ गई। समझ में आ गया मेरे को आसपास वाले लोग मार रहे हैं। तो उस बंदे के पैर चारपाई से नीचे लटक रहे थे, उसने पैर जमीन पे टिकाए, चारपाई और एक बंदा छाती बैठा, तो उसको लेके खड़ा हुआ और उसको दीवार के भिड़ा के उस आदमी को मारा है। पर आप बंधे हुए थे तो चारों तरफ से तलवार भाले दिए, तो वहां रणमल जी को मार दिया गया था। किसकी सहायता से? लड़कों बुलाती है पर। अच्छा, रणमल को डाउट हो गया था। रणमल को कई दिन से डाउट था कि कुछ ना कुछ होगा, पर रणमल में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अकेला तो कैसे नहीं मरूंगा, यदि कोई सामने आ जाएगा तो मैं यूं बाल भी हाथ में आ गए तो बिड़ा बिड़ा के मार दूं। इतना शक्तिशाली आदमी था। पर रणमल को था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। तो रणमल के साथ रणमल के भाई बेटे सब गए हुए थे। रणमल के 24 बेटे थे और 28 भाई थे। तो चित्तौड़ बड़ी कॉमन, इसमें तुम पता नहीं ऐसे क्यों करते थे। मैंने दिन पहले नहीं बात की आपसे कि भाई एक राजा है, उसके 20 रानी है, तो कहां है 24 बेटे? बहुत बड़ी बात तो कम है। हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ का, हम लास्ट राजा पढ़ेंगे भीम सिंह। कौन सा पढ़ेंगे? भीम सिंह। 1818 में जब अंग्रेज आए थे उसमें अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा जो है कौन है? भीम सिंह। 1818 में, कब? मतलब 200 साल पहले, ज्यादा पुराना नहीं। 2026 चल रही है, मैं 1818 की बात कर रहा हूं, तो 200 साल पहले 95 में थे, 95 बच्चे थे। तो भाई मगर दादाजी वाली पीढ़ी, दादाजी वाली, आप थोड़ा सा इसको रैशनल तरीके से सोचा करो। दादाजी वाली जो पीढ़ी है, एक मां थी, फिर भी 10-10 भाई बहन है। अब ज्यादा पुराना जाइए मत, आप तो दादाजी वाली पीढ़ी में जाके देखिए, गांव के अंदर सब दादाजी के जो है वो 10 भाई बहन मिलेंगे आपको। 10 तो वो है जो जिंदा रह गए, 4-5 तो मिस कॉल थी, वो तो मर गए। पहले ये बहुत ज्यादा था। मैं तो कहता हूं आप 1990 से पहले की सारी भारतीय फिल्में देखिए, उन सब फिल्मों का एक कॉमन डायलॉग है, या तो मां बचेगी या बच्चे को बचा सकते हैं। हॉस्पिटलों में सबका डायलॉग है। इसका मतलब बच्चे मरते थे, डिलीवरी केस में बिगड़ने की अधिकतर संभावना थी, तो 10 जिंदा रहे, 3-4 की मृत्यु हुई। 13-14 तो एक मां से पैदा हुए। तो किसी राजा की यदि रानी 14 है तो 14-14 से 196 होते हैं। मरमुरा भी गए होंगे तो भी 50-60 तो बचे होंगे। और अधिक शादियां इसीलिए की जाती थी, अधिक बच्चे हो, अधिक बच्चे होंगे तो राज्य की सुरक्षा करेंगे। ये बोला एक बड़ा कॉमन सा हुआ करता था कि जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अपना साम्राज्य जो होगा वो सुदृढ़ होगा। इसलिए अभी तक भी गांव में जो 5-6 भाई होते हैं उनसे लोग डरते हैं, पूरे गांव वाले, इनसे पंगा नहीं लेना रहे, 7-8 लठ एक साथ निकलेंगे बाहर। तो आज भी है। तो पहले ये हुआ करता, तो बड़ी कॉमन चीज है, इस पे तो हाँ ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो क्या अब भगवान जाने क्या हुआ है अपने, जो हम 2 हमारे 2 और अब हम 2 हमारा 1 पे ही आ गए। बहुत गलत चीज है। नहीं, इधर जल्दी रुकना। आप अंग्रेजों को देखो, अपने से तो मॉडर्न है। एलन मस्क, और उनको एलन मस्क से मोदी जी मिलने गए थे, 2 टावर नीचे खेल रहे हैं, एक को उसकी लुगाई गोदी में लेके बैठी है, तो 3 तो है। संभावना और भी हो सकती है। ऐसे अधिकतम यार, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। राजा महाराजा वाला काम मुझे एकदम सही लगता था, मामला सही था उनका। तो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो लठ होने चाहिए 5-7 उठाने के लिए। हाँ, अभी भी 4-5 शादी होती है। अच्छा, तेरा कोई प्लान तो नहीं है ऐसा? अभी तो एक नहीं समझ रही यार। चलो, अलग अलग जगह पे अलग अलग कोई रीति रिवाज है तो हो जाती होगी जी, कोई छोड़ो अपने, वो तो एक ही करनी है, ब्याह तो एक ही करना है आपने, फालतू की पंचायती नहीं करनी। हाँ, टाबरों वाले में अपने हिसाब से यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें। ठीक। तो रणमल जी के 24 भाई, 24 बेटे में 28 भाई, सब वही थे। तो रणमल जी को पहले डाउट था कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो इनसे कैसे नहीं मरूंगा। पर उन्होंने अपने भाइयों को, अपने बेटों को चित्तौड़ के किले के नीचे भेज दिया था बहुत पहले, और अपने भाइयों और बेटों को सबको कहा था कि जब तक मैं ना कहूं कोई किले के ऊपर नहीं आएगा। तो रणमल के जो बेटे थे, बड़े बड़े बेटे थे, वो थे जोधा। कौन थे? जिन्होंने बाद में जोधपुर बसाया था। तो रणमल के बेटे तो चित्तौड़ के किले के नीचे रहते हैं। तो कहते जब रणमल को ऊपर मार रहे थे चित्तौड़ के किले में, तब वो जो चुंडा और जो बाकी सिसोदिया, उनकी प्लानिंग ये थी कि मारवाड़ से जितने राठौड़ है सबको मार दिया जाए, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। बड़ी पंचायती करते हैं यहां पर आके हमारे। तो रणमल को मार के उनकी प्लानिंग थी कि किले के नीचे जाएंगे और किले के नीचे जाके जोधारी जो सारे लोग बैठे इनको मार देंगे।
कहते उस समय जब वो घटना ऊपर हो रही थी तब जोधार ये सब बैठ के म्यूजिक सुन रहे थे। तो जो म्यूजिशियन था ना, उसको बेचारे को ये बात पता चली कि ऊपर रणमल जी को मार दिया गया है और नीचे आगे इन सबको मारेंगे। तो उसने गीत गाते गाते हारमोनियम बजाते बजाते बीच में बोला कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मरियो जाए, जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारे रणमल को तो क्या कर दिया गया है। जोधा ने इन सब ने वहां से कहा भाई साहब दौड़ लगाई जाए यहाँ से। ये सब वहां से निकले, चुंडा ने पीछा किया पर ये उनके हाथ ही नहीं है। बीकानेर के पास में एक गांव पड़ता है काउनी। कौन सा गांव है? ये काउनी आके रुकते हैं। उधर चुंडा इनका पीछा करते हैं, इनका पीछा किया जाए, फिर उनको लगा वो निकल गए यहां से, तो उनका इनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया जाए। और उस समय मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर। जोधपुर में एक जगह पड़ती है, कौन सी है? तो चुंडा ने कहां पर कब्जा कर लिया? मंडोर। कुल मिला के हालत यह है कि एक टाइम राठौड़ों के पास खुद का था मारवाड़ और दादागिरी कहां कर रहे थे? मेवाड़। अब मेवाड़ की दादागिरी गई वो तो कोई बात नहीं, हाथ से क्या निकल गया? मारवाड़। क्योंकि मारवाड़ की राजधानी मंडोर और मंडोर पे कब्जा कौन कर गए? चुंडा। चुंडा मतलब सिसोदिया। अब सिसोदियों के पास दोनों है, सिसोदियों के पास अपना मेवाड़ तो पड़ा है, साथ में किस पे कब्जा करके? मारवाड़। अब मारवाड़ का राजा कौन बनना चाहेगा? जोधा। रणमल की डेथ होगी तो उसका बेटा कौन बनेगा? जोधा। जोधा ने वो सब कहां बैठे हैं? बीकानेर के आसपास। अब मारवाड़ की राजधानी कौन सी है? मंडोर। अब जोधा मंडोर पर अटैक करता, हारता, वापस चला जाता। थोड़े दिनों बाद फिर सेना बना के लाता, फिर अटैक करता, फिर हारता, फिर वापस चला जाता। कुल मिला के जोधा की मंडोर में घुसने की पार नहीं पड़ रही। एक दिन जोधा ऐसे किसी युद्ध के अंदर घायल होने के बाद में वापस लौट रहा था। मारवाड़ का देश, गर्मी पड़ती है बहुत भयंकर वाली, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात। जोधा को प्यास लगी और उसको लगा आसपास तो कहीं कोई गांव खेत कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो प्यास से मरेंगे, युद्ध में तो मरे नहीं मरे। एक दूर एक कोई खेत दिखाई दिया, उसमें एक झोंपड़ी दिखाई दी। लगा खेत है तो वहां झोंपड़ी है तो कोई ना कोई मनुष्य भी होगा, और मनुष्य होगा तो पानी तो कम से कम मिल ही जाएगा। और जोधा ने अपने घोड़े को उधर झोंपड़े की तरफ दौड़ाया, लेकिन वहां पहुंचते मुझे जोधा उस घोड़े पे बेहोश होकर गिर गया। घोड़ा ही समझदार था तो बेचारा झोंपड़े के आगे जाके रुक गया। जिस किसान का खेत था उसकी पत्नी घर पे थी। उसने बाहर आके देखा कि नौजवान घोड़े पर बेहोश होकर पड़ा और समझ गई किसी युद्ध से घायल होकर पानी की तलाश में आया होगा। वो घोड़े को थोड़ी खींच के लेके गई साइड के अंदर, उतारा उसको नीचे, पानी की छींटे विंटे मारे, थोड़ी हवा हवा दी तो जोधा को होश आया। उसने पानी पिलाया, थोड़ी एनर्जी महसूस हुई। उसने कहा थैंक यू, मैं पानी पीने के लिए आपकी तरफ आ रहा था, पता नहीं कैसे बेहोश हो गए। उसने कहा हाँ तुम मुझे बेहोश अवस्था में मिले थे, पर कोई बात नहीं, तुम बैठो आराम से, थोड़ा रेस्ट करो और तुम खाना खा के चले जाओ। और अभी तक भी गांव का रिवाज है कि घर पे आया हुआ मेहमान बिना खाना खाए हुए तो जाना। शहर में तो पूछ लेते हैं कि खा के आए थे जाके खाओगे या तो खा के आए थे या जाके खाओगे, पर उसने कहा खाना तो खा के जाओ। तो और गांव में अपने ये भी रिवाज है कि यदि कोई खाने का पूछे तो मना नहीं करना, खाने का पूछे तो क्या अन्न ना नहीं देवड़ो, अन्न को ना नहीं देना। और मम्मी तो वैसे और करती, मतलब खुद के घर में भी, जैसे मान लो मम्मी ने कभी बाहर निकल रहे थे यार, मम्मी ने कहा खाना खा के चला जाए, नहीं, नहीं खाना तो नहीं खाऊंगा, तुम्हें आज पूरे दिन ही नहीं मिलेगा। अनाज कोई दिन मना कर दिया तो पूरे दिन ही क्या रहेगा? भूखा। और होता और हो जाता उस दिन मिलता और नहीं खाना। तो ये वो विश्वास भी जमता है कि कभी अनाज को तो मना करना नहीं चाहिए। हालांकि घर वाले इस मामले में, छोटे बच्चों को तो घर वाले कहते हैं कि बाहर जाके नहीं मांगना, और बाहर यदि खिलाएं भी तो भी क्या कर देना है। पर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को भूख ही तभी लगती है जब वो बाहर जाते हैं। भले घर से कितना भी खा के जाएं, लेकिन फिर भी बाहर जाएंगे तो वो तो विजय शरण सुनाते रहते हैं। ये बार कोई छोटा बच्चा, उसके घर वालों ने समझाया, इस बार यदि मेरे साथ बाहर गया, मम्मी ने कहा, और यदि वहां पर खाना मांग लिया या अगलों ने खाने के लिए कुछ दिया और तूने ले लिया तो पिटाई कर लूंगी मैं तेरी। ठीक है। 2-3 दिन बाद बच्चा अपनी मम्मी के साथ कहीं गया, पड़ोसियों ने कहा कि खाना खाएगा? उसने कहा हाँ। अब मम्मी वहां तो कुछ भी नहीं कह सकती ना, फिर उनके सामने, पड़ोसियों के सामने अपनी मम्मी को देख के कहे अब मैं खाना खा रहा हूं तो घर पे जाके पीटोगे ना। मम्मी मैं जी तो करे ये पीट दूं तेरे को, बस नहीं चल रहा है मेरा। तो जोधा उस महिला ने कहा खाना तो खा लेगा कम से कम। जोधा ने कहा ले आओ भाई खाना तो ले आओ। अब खाने में पहले मारवाड़ में खींचड़ा होता था, तो महिला थाली में खूब सारा खींचड़ा डाल के लाई, बीच में घी डाल के लाई खूब सारा। जोधा ने कई दिन बाद घी देखा था, युद्धों में कहां इधर उधर भटक रहे थे, तो सबसे पहले बीच में घी में हाथ मारा, घी में हाथ मारा तो हाथ जल गए। हाथ जल गए तो उस महिला ने कहा मूर्ख, तुम जोधा की तरह मूर्ख है क्या? तो जोधा कान खड़े हुए कि माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख है? तो मूर्ख ही है, आता है बार बार मंडोर पर हमला करता है, हार के वापस चला जाता है। तो उसको साइड में गांव जीतने चाहिए, 2 गांव जीत ले, 4 गांव जीत ले, फिर धीरे धीरे करके मंडोर पर आए। बीच में आएगा तो बीच में सबसे अधिक सेना होती है, हार के जाएगा। और तू ये बात क्यों पूछ रहा है? तू साइड से खींचड़ा खा, घी बीच में आएगा तब मिलेगा।
जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना है और खिचड़ा कैसे खाना है। अब जोधा ने साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए। एक दिन मंडोर आया और मंडोर पर भी उसने क्या कर लिया, कब्जा। यहाँ के जो सिसोदिये थे उनको भगा दिया। सिसोदिये वापस गए, मेवाड़ गए। मेवाड़ को कुंभा को जाके उन्होंने बताया कि हमसे क्या छीन लिया गया है, मंडोर। कुंभा ने कहा सेना तैयार की जाए, वापस हमला करेंगे, अपना मंडोर वापस लेंगे अपने। अब की बार जोधा ने हंसाबाई को मैसेज किया। किसको मैसेज किया? जोधा की हंसाबाई क्या लगती है? बुआ लगती है। उसने कहा बुआ जी, पहली बात तो है कि मेरी कोई गलती नहीं है, और यदि गलती थी भी तो अब हमने भुगत ली। इतने साल तक हम इधर उधर घूम लिए, अब हमने लड़ाई करके मंडोर जीता है। अब यदि आप वापस भी आएंगे तो भी हम मंडोर वापस देंगे नहीं। तो अब इस लड़ाई को खत्म करवा दो। कितने साल तक और लड़ाई करवानी है? हंसाबाई ने कुंभा काक भाई अब छोड़ो, जो करना है वो अब संधि कर लो आपस में। तो फिर कुंभा के और जोधा के बीच में संधि होती है, आंवल बावल की संधि। कौन सी? मेवाड़ में एक झाड़ी, झाड़ी समझते हो? झाड़ी एक पौधा होता है, झाड़ी होती है, बुश होती है, उसका नाम है आंवल। क्या नाम है? हरी हरी झाड़ी होती है। तो कहा गया जहां तक हरियाली है, जहां तक आंवल होती है, जहां तक क्या होती है, वो तो मेवाड़ है। वो तो क्या है? मेवाड़। जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है, जहां से बावलिए शुरू हो जाते हैं, क्या शुरू हो जाते हैं? एक पौधा था बबूल, किंकर, किंकर जिसको अपने बोलते हैं, जहां से किंकर बबूल बावलिए शुरू हो जाते हैं, उसको क्या मान लिया जाए? मारवाड़ मान लिया जाए। और ये जो बीच में बाउंड्री आ रही थी ना, ये थी सोजत। कुल मिला के कह दिया गया कि सोजत के इधर इधर तो मान लिया जाए मेवाड़, जिसमें हरियाली है, हरा भरा प्रदेश है, जहां पे आंवल होती है, और सोजत के इधर इधर मान लिया जाए मारवाड़, जहां पे रेगिस्तान शुरू हो जाता है, बावलिए शुरू हो जाते हैं, बबूल या किंकर शुरू हो जाता है। इसलिए संधि का नाम क्या है? पल्ला पड़ गई। आंवल एक पौधा है, बावल एक पौधा है, तो इन पौधों को बाउंड्री बना। जहां तक आंवल होती है वो तो मेवाड़, आंवल हरी होती है, जहां से बावली होते हैं वो क्या है? मारवाड़, वो रेगिस्तानी पौधा है। अच्छा, ये चैप्टर तो पीछे का चल रहा है अपना, है ना, कि मोकल की हत्या भी है। मोकल की हत्या करने के बाद रणमल बुलाया गया। रणमल ने बाद में चाचा मेरा को मारा है, फिर रणमल ने राघवदेव को मारा है, फिर रणमल को मारा है, फिर रणमल के बेटे जोधन लड़ाई के। पुराना चल रहा है, पुराना सीन चल रहा है। वापस अपने नए सीन में आते हैं। नया सीन क्या है कि चाचा मेरा महपा पवार मोकल को मारने के बाद में कहां चले गए थे? मालवा। रणमल ने मालवा के राजा महमूद खिलजी को कहा था हमें सौंप दिया जाए, लेकिन उसने सौंपने से क्या कर दिया था? मना। इसका मतलब है कि चाचा मेरा को मारने के बाद अटैक कहां किया जाएगा? मालवा। कहां किया जाएगा? मालवा। मालवा कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है सारंगपुर। कौन सी जगह? देखो, सारंगपुर का युद्ध। कुंभा किस पर हमला करेगा? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा? 2 महमूद खिलजी हुए, इसको फर्स्ट कर देते हैं अपने। एक सिंपल सा है, कुंभा इसलिए महमूद खिलजी से नाराज है कि चाचा मेरा और मापा पवार भाग के मालवा गए थे, उसने सौंपने से क्या कर दिया था? मना। इसका मतलब मोकल के हत्यारों को शरण कौन दे रहा था? महमूद खिलजी। अच्छा, अब महमूद खिलजी मालवा का राजा, वहां उसके भी तो दुश्मन होंगे ना, राज्य के अंदर आपके भाई बंधु भी तो आपके दुश्मन होते हैं। तो मालवा, मालवा है, मालवा के पास में मतलब अपना मेवाड़ पड़ता है। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी। कौन है? महमूद। इसका एक दुश्मन है वहां पर, उमर खान। इसका भाई बंधु लगता है उमर खान। उमर खान जाता है वो राजा बने, लेकिन राजा कौन बन जाता है? महमूद खिलजी। तो उमर खान को लगता है मुझे महमूद खिलजी को कमजोर करना है, इसको हटा के मेरे को राजा बनना है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। महमूद खिलजी का दुश्मन कुंभा। तो उमर खान ने कुंभा से सहायता मांगी। किस सहायता मांगी? कि भाई मैं इधर लड़ना चाहता हूं, तू मेरी सहायता कर। कुंभा ने उमर खान कहा गया, हाँ उमर खान तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो उमर खान, मालवा की राजधानी हुआ करती मांडू। कौन सी थी? तो मांडू में तो बैठा है महमूद खिलजी, राजधानी में तो राजा खुद बैठेगा। इसने एक इलाके पे, इधर वाले इलाके पे कब्जा किया। उमर खान थोड़े मालवा के इलाके पे कब्जा कर लेता, वहां का राजा बन जाता, मैं हूं इधर का राजा। और वो जो अपनी राजधानी बनाता वो है सारंगपुर। कुल मिला के एक बड़ी जगह पर कब्जा करता है। जगह कौन सी है? तो उमर खान पे किसने कब्जा कर लिया? सारंगपुर। कहां पे कब्जा कर लिया उमर खान? सारंगपुर। उसकी सहायता कौन कर रहा है? कुंभा। उमर खान कहां पे कब्जा करके बैठा है? सारंगपुर। और उसकी सहायता कौन कर रहा है? अच्छा, उमर खान किसके खिलाफ जाके कब्जा कर रहा है? तो ऑब्वियस बात है, महमूद खिलजी अपना मालवा पूरा लेगा। तो महमूद खिलजी कहां पर अटैक करेगा? सारंगपुर। तो किसके खिलाफ लड़ने के लिए जाएगा? तो वास्तव में महमूद खिलजी ने सारंगपुर पर हमला किया, किसका छीनने के लिए? सारंगपुर। किससे? पर उमर खान किसके पीछे कूद रहा है? इसलिए कुंभा आया उधर। कुंभा ने कहा चिंता मत कर, तू तो लोकेशन शेयर कर, महमूद खिलजी कहां आ रहा है, तेरा भाई वहीं पहुंच रहा है हाथों हाथ। तो सारंगपुर वाला लड़ाई इसलिए है क्योंकि उमर खान ने कहां पर कब्जा कर लिया था, और उमर खान किसका विरोधी है? लड़ाई होती है, लड़ाई में कुंभा जीतता है इस युद्ध में, और इसी युद्ध में जीत के आदमी चित्तौड़ में बनवा था विजय स्तंभ। क्या बनवा था? कल हमने एक नागौर के राजा का नाम पढ़ा था, फिरोज खान। नाम पढ़ा था। जब फिरोज खान की मृत्यु होती है तो उसके भाई के और उसके बेटे के बीच में लड़ाई हो जाती है। किस किस के?
उसका भाई कह रहा है नागौर का राजा मैं बनूंगा, और उसका बेटा कह रहा है नागौर का राजा मैं बनूंगा। फिरोज खान का बेटा था शम्स खान, कौन था? और फिरोज खान का भाई था मुजाहिद खान, काका भतीजा लड़ लिए। कौन लड़ लिए? मुजाहिद खान राजा बन गया नागौर का। कौन बन गया? तो शम्स खान भाग के गया कुंभा के पास। उसने कुंभा कहा, कुंभा जी मेरी सहायता करो, इस चाचे को हटाओ और मेरे को राजा। कुंभा ने कहा चल डन। कुंभा ने सहायता की, मुजाहिद खान को हटाया गया और राजा किसको बना दिया गया? शम्स खान। पर कुंभा ने शम्स खान कहा आप तो मेरी बात मानेगा? उसने कहा माई बाप हो, आपने राजा बनाया, आपकी बात नहीं मानूंगा, किसकी मानूंगा? 2-3 साल तक उसने कुंभा की सारी बातें मानी। 2-3 साल बाद में उसने कुंभा कह दिया अपने कौन, मैं तो आपको जानता भी। कुंभा ने कहा तेरे को विद्या की सौगंध, जहां है वहीं रहना, हिल मत जाना वहां से। कुंभा नागौर पर अटैक करता है, शम्स खान भाग के चला जाता है गुजरात। कहां चला जाता है? गुजरात चला जाता। उस समय गुजरात का जो राजा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह ने उससे पूछा हाँ भाई शम्स खान साहब कैसे आए? तो मैं तो ये आ गया था आपसे मिलने के लिए, बताओ मेरे लायक को सेवा। तो हाँ कि मैं मेरी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ, क्या आप राजी? उसने कहा हो आज ही करो बोले। तो शम्स खान ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? कुतुबुद्दीन शाह से। कुतुबुद्दीन शाह जवाई बन गया। अब कुतुबुद्दीन शाह ने पूछा कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ ससुर जी। और शम्स खान रोया जोर जोर से, जितनी बेटी नहीं रही उससे ज्यादा कौन रोया? डहा डहा करके रोया। अरे क्या आवाज ससुर जी, बात तो बताओ। कहा मेरे को कुंभा ने पीट दिया। किसने पीट दिया? कुतुबुद्दीन शाह नया नया जवाई बना तो उसने कहा कुंभा की इतनी औकात, चलो मेरे साथ। शम्स खान ने कहा जवाई साहब आप आगे चलो, मैं थोड़ा पीछे पीछे आता हूं। तो दोनों आए कुंभा से लड़ने। कौन कौन? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान। शम्स खान किसको बुला के लाया? कुतुबुद्दीन साहब है ना, अपने जवाई को बुला के लाया। किसको पिटवाने के लिए? कुंभा ने दोनों को एक साथ पीटा। इस बात आप वापस याद करो, मैंने आपको कल परसों बताया था कि उत्तर भारत में 4 बड़ी रियासतें थी। उत्तर भारत की एक रियासत थी दिल्ली, एक आपकी मालवा, एक आपका गुजरात, एक आपका कौन है? मेवाड़। मेवाड़ मालवा को हरा देता है, पढ़ा हमने। मेवाड़ गुजरात को हरा देता है। दिल्ली की तो औकात ही नहीं थी। दिल्ली बड़ी कमजोर हो रखी थी। दिल्ली के राजा की दिल्ली से पालम तक चलती है। कहां से कहां तक बताओ? कहां दोबारा बताओ? दिल्ली से मतलब आप यूं कह दो जयपुर के राजा की जयपुर से सांगानेर तक चलती है। दिल्ली के बाहर जो एक गांव पड़ता है उस गांव का नाम है पालम। कौन सा है? मतलब दिल्ली का हवाई अड्डा पालम में है। दिल्ली का हवाई अड्डा कहां है? शाह आलम दिल्ली से पालम। जो वहां का शाह बैठता है उसकी कहां से कहां तक चलती है? दिल्ली से पालम। क्योंकि जब कुंभा इधर राजा बना उसे थोड़े समय पहले, उसे 40-50 साल पहले दिल्ली पर करीना कपूर का बेटा अटैक कर गया था, तैमूर। कौन अटैक कर गया था? और तैमूर का अटैक करने के बाद दिल्ली बहुत कमजोर थी। तो दिल्ली की तो औकात ही नहीं इधर है। दिल्ली तो इनमें से किसी से नहीं लड़ सकता। तो अब इसका मतलब 2 बड़ी बची, गुजरात और मालवा। इन दोनों को कुंभा हरा गया। तो कुंभा निर्विवादित रूप से उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा। तो अब इन दोनों को लगा अकेले अकेले तुम्हारी पार पड़ेगी। इन्होंने संधि की है ना। किस किसने? गुजरात और मालवा ने। किस किसने? मालवा वाला महमूद खिलजी हार के गया था, अभी हार के जा रहा है गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। तो जब गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह हार के जा रहा था तो महमूद खिलजी ने अपना एक बंदा भेजा कुतुबुद्दीन शाह के पास। वो बंदा यार उसने आगे पूछा कुतुबुद्दीन शाह से, हाँ भाई क्या हुआ? तो क्या यार कुंभा ने पीट दिया, अभी ये ससुर जी के चक्कर में मेरे और पड़ गई। मालवा वालों ने कहा मी टू, थोड़े दिन पहले हमारे पड़ी थी, कोई बात नहीं है, क्यों ना मिलके बदला लिया जाए। इसलिए गुजरात में एक जगह पड़ती है चंपानेर। कौन सी जगह है? तो ये दोनों वहां चंपानेर में संधि करते हैं। कहां पड़ता है चंपानेर? थोड़ी जोरदार प्लानिंग की थी। इन दोनों ने कहा था कि अपने दोनों मिलकर अटैक करेंगे, कुंभा को हराएंगे। बाद में जो कुंभा का राज्य है या आधा तो रख लेगा मालवा और आधा कौन रख लेगा? गुजरात। कुल मिला के दोनों कुंभा को हरा के मेवाड़ का क्या करना चाहते हैं? विभाजन, बंटवारा। बदनौर का युद्ध। बदनौर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ब्यावर। बदनौर का युद्ध कब हो रहा है? 1457। कौन कौन सी 2 रियासतें मिलकर आ रही है? मालवा और गुजरात। किसे लड़ने के लिए? किसे? कुंभा ने दोनों को एक साथ पीटा। अब और सुनो, देखो ये मान लो मेवाड़ के पास में एक बड़ा स्टेट जो पड़ता है वो कौन सा था? गुजरात। मेवाड़ और गुजरात के बीच में एक छोटा स्टेट है सिरोही। जब 2 बड़े राज्यों के बीच में जो छोटा स्टेट होता है ना वो दोनों से डरता है कि इधर वाला भी खा सकता है, इधर वाला भी खा सकता है, दोनों से डर लगेगा। अच्छा कुंभा शक्तिशाली था तो उसने खाना शुरू भी कर दिया था। तो वो सिरोही के कुछ इलाकों के अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो सिरोही वालों को लग सकता है कि बचा कौन सकता हमें? गुजरात वाला। गुजरात का राजा कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह किस पर अटैक करने के लिए जा रहा है? मेवाड़ पे। तब उसने सिरोही वालों से पूछा
कि मैं जा रहा हूं उधर मेवाड़ पर अटैक करने के लिए, तुम किसके साथ हो? तो इनको लगा यार कुंभा तो वैसे अपनी तरफ आ रहा है, तो क्यों ना अपने किसका साथ दे दे, कुतुबुद्दीन शाह को। कुतुबुद्दीन शाह का साथ देंगे तो ये अपना दोस्त बन जाएगा, तो ये तो कभी भी इधर से आएगा नहीं। और कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी, ये इस बार मिलके कुंभा को मार ही देंगे, तो इधर वाला खतरा समाप्त, इधर वाला समाप्त हो जाएगा, इधर वाला क्या बन जाएगा? दोस्त। तो अपने क्या हो जाएंगे? सेफ। सिरोही का जो राजा उसका नाम है सहसमल देवड़ा। तो सिरोही वालों ने किसकी सहायता कर दी? गुजरात। किसकी सहायता कर दी? गुजरात। तो गुजरात वाले तो खुद ही हार गए बेचारे, मालवा वालों के साथ आए फिर भी हार गए। तो अब कुंभा ने कहा लिस्ट बनाओ रे, गुजरात वाले आ रहे थे तो रास्ते में समोसे किसने खिलाए थे? उधर चाय पानी नाश्ता कौन करवा रहा था? कि सिरोही का कौन था? सहसमल। कुंभा जाता इसको राके, तो उड़ते तीर नहीं लेने फालतू में। कुंभा की एक बड़ी जोरदार विशेषता है, ये जब मालवा गुजरात वाले जो अटैक है, मालवा वाला चलो वो सारंगपुर की तरफ खुद चला गया था, बाकी से गुजरात वाले आए थे, शम्स खान नदी आए थे, ये जब मालवा गुजरात वाले मिलके हैं तो कुंभा ने उनको अंदर तक आने दिए। भाई आप बदनौर तक पहुंच गए हो, बदनौर अब ब्यावर में आता है, वरना तो भीलवाड़ा था डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा मतलब मेवाड़ आ गया पूरा, तो आप अंदर तक आ गए हो। और कुंभा ने उनको नहीं रोका कि आओ थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, जितना तुम घुस सकते हो उतना मेवाड़ के अंदर आओ, ताकि पीछे से सप्लाई काट दे। फिर क्या काट दे? घेर घेर के मारा था। तो ये जो है ना अंदर तक लाके फिर मारना, ये स्टाइल किसकी शुरू की हुई है? खुद को पीछे हटाना, ताकि जब आप पीछे हटोगे तो दुश्मन को ही लगेगा कि आप डर के मारे पीछे जा रहे हो। तो कुंभा अपने सेना को पीछे लेता हुआ जा रहा है, तो उनको लगता है बस ये तो हट ही रहा है, और आगे अब तो चित्तौड़ नजदीक ही पड़ा जाता है, कब्जा ही करना है। और जैसे ही आप एकदम ऐसी लोकेशन पर जाते हो जहां से आपकी सप्लाई कट हो सकती है, अब तो छापा मार युद्ध, गुरिल्ला टैक्टिक। कौन सी? ये कुंभा की है, जिसको बाद में महाराणा प्रताप ने बहुत ढंग से अप्लाई किया। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह ने, उन्होंने ढंग से बहुत अप्लाई किया था उसको। शुरुआत के अंदर कोई करता है तो वो कौन करता है? कुंभा करता है, कि अंदर तक लाके फिर इनको मारा जाना चाहिए। तो छापामार में दो तीन चीजें होती है। एक तो छापामार वो होता है कि आप अपनी थोड़ी सी सेना लेके कहीं पर बैठे हैं और दुश्मन की सेना पर अचानक अटैक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, ये भी छापामार है। एक छापामार में ये भी है कि आप दुश्मन को पूरा डीप आने देते हैं, अंदर तक आने देते हैं, फिर उसको घेरते हैं, फिर उसको मारते हैं। ये भी अपने आप में क्या था? छापा मारना है। छापा ही मारा आपने, वो जब अपने को सेफ महसूस कर रहा है उस समय मारा आपने उसको जाके। तो वैसे कुंभा का बेटा कुंभा से परेशान हुआ था उद्दा। कौन हुआ था? अभी हम पढ़ रहे थे आचलगढ़ किले में कुंभा और उद्दा की मूर्तियां हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सावन। और उद्दा को उद्दा के दोस्त पूछते कि तुम्हारा नंबर कब आएगा उद्दा, तुम राजा कब बनोगे? और उद्दा कहता कि पापा के मरते ही मैं बनूंगा। और दोस्तों ने कहा कि तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं, मरने की कोई संभावना? उदा ऐसे तो तू खुद ही बूढ़ा हो जाएगा, हमें लगता है तेरे बाप से पहले तू मरेगा, और तू कभी राजा बन पाएगा? उदा लगा राजा बनना है, राजा बनना है। और वो देखता कि पापा सुबह शाम दोनों टाइम वर्जिश कर रहे हो, तो उसको लगता नंबर तो आएगा। तो उसके दिमाग आया कि बापू को मार के बन जाए। ऐसे तो बापू मरता नहीं है, अपने ही मार दे। और उसको पता था कि बापू भले बूढ़ा हो गया पर इतना शक्तिशाली है, यदि उसके सामने मारने गए और उसके हाथ में केवल झिंटे आ गए, झिंटे समझो? झिंटे क्या होते हैं? और उसने यूं कर दिया ना भिड़ा भिड़ा के मार देगा। तो यार कब मारा जाए? उसको पता चला कि पापा कुंभलगढ़ के किले में रहते, कटारगढ़ निजी आवास था उन दिनों, और कुंभलगढ़ के किले में एक शिव जी भगवान का मंदिर है। और कुंभा सुबह सुबह डली जाके वहां पे शिव जी के आगे हाथ जोड़ता, शिवलिंग पे जल चढ़ाता, शिवलिंग पे दूध चढ़ाता। कहते वो शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 5.5, मतलब लगभग मेरे इतना, यहां तक है। कहते कुंभा उसमें बैठा बैठा जल चढ़ाता था। कितना डाकी रहा होगा वो कि 5.5 तो बैठा बैठा है, खड़ा होने के बाद तो भाई साहब क्या लगता होगा यार, वो आदमी क्या गजब पर्सनालिटी रही होगी। तो बेचारे उद्दा को डर लगना स्वाभाविक बात है, ऐसा किसी का बाप हो तो डरना पड़ता है भाई साहब, सीधी सी बात। तो उद्दा ने कहा पापा सुबह सुबह जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते आंखें बंद करके कई देर तक बोलते हैं ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, हर हर। एक दिन उद्दा गया, धीरे से चाकू लेके पीछे से जाके उद्दा को कुंभा को कौन मार देता है? कौन से किले में? कुंभलगढ़। कौन से किले में? नीचे की तरफ मंदिर बना, कटारगढ़ तो ऊपर है, नीचे की तरफ मंदिर है, वहां पास में कुंभा को हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? हमें तो अपनों ने लूटा।